सेकेंड वर्ल्ड वार दुनिया के हर कोने में लाखों लोगों द्वारा लड़ा गया। ये वो समय था कि जब कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका, ग्रीनलैंड, अलास्का और एलियोटियंस आइलैंड जैसी सरप्राइज जगहों पर मिलिट्री पोस्ट हुआ करती थी और उस समय का हर मेजर देश इस लड़ाई में शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही पैसिफिक एरिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। अपने बढ़ते उद्योगों को ईंधन देने के लिए कच्चे माल की तलाश में जापान ने 1931 में चाइनीज प्रोविंस मंचूरिया पर हमला करता है। इसी तरह 1934 में पैसिफिक एरिया की 5 पावर्स ट्रीटी से हट गया, जिसकी अमेरिका के साथ और देशों ने आलोचना भी की। 1937 तक जापान ने चीन के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया और इस दौरान तक प्रशांत महासागर में नौसेनाओं के आकार को सीमित करने के लिए कई समझौते हुए। लेकिन अमेरिका और जापान के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब जापानी सेना ने ईस्ट इंडीज के ऑयल रिच क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए इंडो चीन को निशाना बनाया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका सुपर पावर बनने की कगार पर था और वो भी अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा था। यहाँ तक कि अब तक अमेरिका बाकी देशों पर अपना अच्छा खासा दबदबा बना चुका था। तो इसके जवाब में अमेरिका ने जापान जाने वाले स्क्रैप धातु, तेल और एविएशन फ्यूल पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका में जापानी संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसके अलावा अमेरिका ने मांग रखी कि जापानी सेना चीन और इंडो चीन के क्षेत्रों से पीछे हट जाए। दबाव की वजह से जापान को लगा कि अब अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ इस युद्ध में खुलकर मैदान में आ गया है। हालांकि अमेरिका अभी तक इस युद्ध में शामिल नहीं था और इसी बीच जापान ने पैसिफिक ओशियन में स्थित हवाई आइलैंड के पर्ल हार्बर पर हमला करने की योजना बनाई, क्योंकि जून 1941 में सोवियत रूस पर जर्मनी के हमले की वजह से सोवियत रूस बिजी था। इसलिए जापान को लगा कि एक बार अमेरिकी प्रशांत बेड़े को बर्बाद कर दिया जाए तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया हमारी जीत के लिए खुल जाएगा। अपनी इसी योजना के तहत जापान 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। अचानक जापान के द्वारा किए गए इस बड़े हमले की वजह से अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ। केवल 1 घंटे में जापान ने अमेरिका के 180 से अधिक एयरक्राफ्ट और 1 दर्जन से ज्यादा शिप्स को बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ 2400 से अधिक अमेरिकी सैन्य सदस्य भी मारे गए, जिसके तुरंत बाद अमेरिका आधिकारिक तौर पर इस युद्ध में शामिल हो गया। आने वाले युद्ध और भी महंगे साबित हुए, क्योंकि लगातार अमेरिका और जापान युद्ध कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की आखिरी बड़ी लड़ाई ओकिनावा की थी। इस लड़ाई में दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत में ही 12 अप्रैल 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मौत होने के बाद ये तय करना हैरी ट्रूमैन का काम बन गया कि अब युद्ध को कैसे खत्म करना है। राष्ट्रपति बनने पर हैरी ट्रूमैन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, जो परमाणु बम बनाने के सेक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद 26 जुलाई को ट्रूमैन ने पोट्सडैम डिक्लेरेशन जारी की। Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. जिसमें जापानी सरकार को बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की गई और कहा गया कि अगर हमारी बात न मानी गई तो तुम्हारी बहुत जल्द बर्बादी होगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह नहीं बताया कि वो परमाणु बम से हमला करने वाले हैं। जापान की तरफ से पोट्सडैम का जवाब न मिलने पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उन शहरों की लिस्ट बनाई गई जिन पर बम गिराना था। इनमें कोकुरा, हिरोशिमा, निगाटा और क्योटो को शामिल किया गया था। लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प कहानी है कि यूएस सेक्रेटरी हेनरी स्टिम्सन ने यह कहकर क्योटो का नाम सूची से वापस ले लिया कि यह शहर उनकी पत्नी को बहुत पसंद है, जिसके बाद क्योटो की जगह नागासाकी ने ले ली। दिन आता है 6 अगस्त का, जब एनोला गे नाम का एक प्लेन जापान से 6 घंटे दूर टिनियन आइलैंड से उड़ान भरता है, जिसका लक्ष्य था हिरोशिमा। आसमान साफ था और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एनोला गे को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। प्लेन की ऊंचाई 31,000 फीट थी। इसके चालक दल का बम गिराने का टारगेट पॉइंट ओटा नदी पर एओई ब्रिज था। मिशन के मुताबिक सुबह 8:15 पर बम को प्लेन से छोड़ दिया गया। बम को छोड़ते ही पायलट ने तुरंत प्लेन को दाईं ओर 155 डिग्री पर मोड़ दिया, ताकि वो जितना जल्दी हो सके विस्फोट के दायरे से बाहर निकल जाएं, क्योंकि उनके पास वहां से निकलने के सिर्फ 45 मिनट थे। 3, 2, 1
बम 580 मीटर जमीन से ऊपर फटता है और विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। लगभग 3,43,000 की आबादी वाले इस शहर में 70,000 लोग तुरंत मारे गए और 12 किलोमीटर से भी ऊंचा मशरूम बादल बना। लगभग 64 किलोग्राम वजनी ये बम यूरेनियम 235 पर आधारित था, जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था, जिसकी क्षमता 15,000 टन TNT के बराबर थी। हालांकि लिटिल बॉय में मौजूद यूरेनियम 235 का सिर्फ 2% से भी कम का फिजन हुआ था। विपरीत हवा की वजह से बम टारगेट पॉइंट AOE ब्रिज से लगभग 240 मीटर हट गया और सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। हमले ने शहर के 1/3 हिस्से को तबाह कर दिया। ग्राउंड जीरो के 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ गिनी चुनी 85 इमारतें बची थीं। हिरोशिमा बमबारी के बाद ट्रूमैन ने एक और बयान जारी किया, जिसमें एक और नए हथियार की अनाउंसमेंट की गई। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। 7 अगस्त को जापान के योशियो निशिना और कुछ एटॉमिक फिजिकिस्ट ने हिरोशिमा पहुंचकर हमले की जांच करने के बाद कैबिनेट को बताया कि हिरोशिमा वास्तव में परमाणु बम से बर्बाद हुआ है। 9 अगस्त 1945 को B-29 बॉक्सकार नाम के एक दूसरे प्लेन ने फिर से ट्रिनियन द्वीप से उड़ान भरी। इस मिशन का पेलोड फैट मैन था। प्लूटोनियम 239 बेस्ड 21,000 टन TNT क्षमता वाला ये बम वही था जो ट्रिनिटी टेस्ट किया गया था और इसका लक्ष्य कोकुरा शहर था। लेकिन कोकुरा में खराब मौसम के चलते ये प्लेन अपने दूसरे ऑप्शन नागासाकी की ओर चल पड़ा, क्योंकि कोकुरा 70% बादलों से घिरा हुआ था, जिस वजह से टारगेट पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा था। बॉक्सकार प्लेन 11:01 पर फैट मैन को नागासाकी पर छोड़ देता है। छोड़ने के 1 मिनट बाद बम उराकामी वैली पर लगभग 500 मीटर ऊपर विस्फोट होता है। बम के फटते ही एक बार फिर जापान में तबाही की लहर दौड़ती है। एस्टिमेटेड 39,000 लोग तुरंत मारे गए, 40% से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो गईं और कई 100 मीटर तक जो जहां होता है वहीं राख हो जाता है। इतनी बड़ी तबाही के बाद जापान ने पोट्सडैम डिक्लेरेशन की शर्तों को मानने की अनाउंसमेंट की और 14 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के सरेंडर करते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का द एंड हो जाता है। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी जापान के आम नागरिकों को परमाणु हमले से होने वाले रेडिएशन की वजह से बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ा और जितने लोग दोनों हमलों में इमीडिएट मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग बीमारियों से मरे। लेकिन यहाँ पर वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि जब पहला परमाणु बम अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया, जिससे तबाही मच गई और कम्युनिकेशन लाइंस भी शहर के अंदर बर्बाद हो गईं, जिस वजह से हिरोशिमा की खबर हिरोहितो को हमले के आधे दिन बाद मिलती है, जब हिरोहितो के एक करीबी सहयोगी ने बमबारी के 11 घंटे और 35 मिनट बाद शाम 7:50 पर बताया कि नौसेना मंत्रालय की मिली जानकारी के अनुसार हिरोशिमा पर एक अमेरिकी US बॉम्बर द्वारा हमला किया गया है, जिससे लगभग शहर चपटा हो गया है।